हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पॉलिटिकल आईआर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यूजीसी नेट दिसंबर साइकिल 2024 का जो पॉलिटिकल साइंस का नेट का एग्ज़ाम हुआ था, जो आपका इसी साल 2025 में 6 जनवरी को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। एंड ये वीडियो न सिर्फ नेट के एस्पिरेंट्स के लिए बल्कि जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी या पीजीटी की प्रिपरेशन हो या सीयूईटी पीजी, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल रहने वाली है। जैसा हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा है अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कि किस तरह से इन एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपस में एक दूसरे एग्जाम्स में रिपीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एसेंशियल फैक्ट्स रिलेटेड टू जर्मन फिलोसोफर जॉर्ज फ्रेडरिच हेगल। तो हेगल पॉपुलराइज्ड द आइडिया ऑफ क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। हेगल जो था वो आपका 19th सेंचुरी का जर्मन फिलोसोफर था एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन ये कॉन्सेप्ट आपका 1970s में इमर्ज होता है, दैट इज 20th सेंचुरी। तो ये गलत है आपका, दो अलग सेंचुरीज की बात है ये। तो ए स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। देन सिंपली यू कैन रीच टू द आंसर। बाकी आप देख लीजिए, हेगल्स वर्जन ऑफ आइडियलिज्म इज नोन एज डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, करेक्ट। हेगल सॉट टू डिस्क्राइब द डायलेक्टिकल प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। ये भी करेक्ट है। वो बोलते हैं पहले एक थीसिस होती है, उसकी एंटीथीसिस होती है एंड देन आती है सिंथेसिस, एंड देन दिस सिंथेसिस एक्ट एज अ थीसिस, फिर इसकी एंटीथीसिस एंड देन अगेन। तो इस तरीके से ये जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है ये कंटिन्यूस इवॉल्व होता है। हीगल ऑथर्ड द बुक फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ठीक है। अब आपसे करेक्ट पूछा है, अगर आप बाकी भी कंफ्यूज हो तो ये जो बुक है ना फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, ये कई बार एनटीए नेट के एग्जाम में पूछ चुका है। तो अगर ये भी पता हो, बाकी कुछ ना भी पता हो, तो भी आप एटलीस्ट दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते थे कि डी सिर्फ दो ऑप्शन में है, तो इन दोनों में से ही आंसर होगा। एंड कार्ल मार्क्स वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय हीगल, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। एंड ये जो बुक है ये 1807 में पब्लिश होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजिज्म से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है उसमें करेक्ट कौन सा है। तो द टर्म इकोलॉजी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल। सो ये भी पहले पूछा जा चुका है एंड ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये इन्हीं को फोटो जो है वो आप बगल में देख रहे हैं। एंड इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यह एक मार्केट सेंट्रिक अप्रोच है, तो ये गलत है। इकोलॉजिज्म जो है वो एक नेचर सेंट्रिक अप्रोच है, तो सी ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। इट बिलीव्स ह्यूमन्स आर द मास्टर ऑफ नेचर। अगर ये मार्केट सेंट्रिक अप्रोच होती या ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होती तो आप बोल सकते थे ह्यूमन्स आर द मास्टर्स ऑफ नेचर, बट ऐसा नहीं है। ये नेचर को प्राइमेसी देता है, मतलब इंपॉर्टेंस देता है। नेचर सेंट्रिक अप्रोच है, तो सी भी इसका आंसर मतलब गलत स्टेटमेंट है। एंड रेचल कार्सन वॉज अ एनवायरमेंटल कंजर्वेशनिस्ट, तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो अपने आप में सही है। इनकी बहुत फेमस बुक है और ये भी जो है वो पहले पूछी जा चुकी है, साइलेंट स्प्रिंग। तो हो सकता है आप ये नाम पहली बार सुन रहे हो, लेकिन जिन्होंने अच्छे से प्रीवियस ये क्वेश्चंस किए हुए हैं वो इस नाम से फेमिलियर होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट, ए, बी एंड ई। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक नॉट एसोसिएटेड विद प्रिज्मेटिक सोसाइटी। तो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आपका फ्रेडरिक्स का है एंड इसमें प्रिज्मेटिक सोसाइटी के अंदर अटेनमेंट, सिलेक्टिविज्म एंड पॉलीफंक्शनलिज्म जो है वो पाया जाता है। तो क्या नहीं पाया जाता है? यूनिवर्सलिज्म। तो ये इसका क्या हो गया आंसर, क्योंकि यूनिवर्सलिज्म जो है वो डिफ्रैक्टेड सोसाइटीज़ में आता है। तो पहले कैसी सोसाइटी है आपकी? फ्यूज्ड, देन प्रिज्मेटिक एंड देन डिफ्रैक्टिव। आपसे एग्जाम में क्या पूछा है? प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोड द वन डायमेंशनल मैन। ये बुक जो है अगेन प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी है एंड ये आपकी 1964 में पब्लिश होती है एंड इसके ऑथर हैं हर्बर्ट मार्क्यूजे। एंड ये इसमें बताते हैं कि जो व्यक्ति है वो किस तरह से वन डायमेंशनल बन के रह गया है एंड ही इज़ अनेबल टू थिंक बियॉन्ड दी स्टेटस क्यू, ओके। नेक्स्ट आपका है नॉट मैच्ड करेक्टली, तो इनकरेक्ट पता करना है। इकोनॉमिक नेशनलिज्म टू फॉस्टर द डोमेस्टिक इकोनॉमी थ्रू प्रोटेक्शनिज्म। ये वर्ड आप अगर करेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें तो क्या हो रहा है? इकोनॉमिक नेशनलिज्म आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? यूएस के अंदर अंडर द ट्रम्प 2.0 एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रेड वॉर्स कर रहे हैं, इम्पोर्ट्स पर टैरिफ वगैरह इंक्रीज कर रहे हैं अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को बूस्ट करने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट इकोनॉमिक नेशनलिज्म। देन नेटिविज्म क्या है? वॉइसिंग द नीड्स ऑफ नेटिव इनहेबिटेंट्स अगेंस्ट दोज ऑफ इमिग्रेंट्स। तो नेटिव कौन होते हैं? वो किसी लैंड पर पहले से जो लोग रह रहे हैं वो नेटिव हैं। देन क्या हुआ? अलग अलग कंट्रीज से लोग आने लगे तो इमिग्रेंट्स की संख्या इतनी बढ़ गई कि इनकी आवाज़ दब गई। तो
इनकी जो वॉइस होती है इनकी नीड्स की अगेंस्ट द इमिग्रेंट्स, उसको बोलते हैं नेटिविज्म। तो बी स्टेटमेंट भी जो है वो करेक्ट है। कॉलोनियलिज्म द प्रैक्टिस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कंट्रोल ओवर अ फॉरेन टेरिटरी, जैसा आपने देखा कि ब्रिटिश ने इंडिया को कॉलोनलाइज किया था, कॉलोनियलाइज, तो ये स्टेटमेंट भी सही है कॉलोनियलिज्म की डेफिनेशन। जेनोफोबिया डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं होता है, ये क्या है? जेनोफोबिया एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट होता है, तो डी तो नहीं होगा। यूनिवर्सलिज्म इज़ अ बिहेवियर कैरेक्टराइज्ड बाय इंसुलैरिटी एंड एक्सक्लूसिविटी, तो ये भी गलत है। ये जो डेफिनेशन दी गई है ये दी गई है आपकी पैरोकियलिज्म, तो डी एंड ई जो है वो इसका राइट आंसर है क्योंकि आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ये कुछ एक्ट एंड कमिटीज़ दिए हुए हैं एंड सामने उनके आउटकम एंड रिकमेंडेशन है, तो उन्हें मैच करना है। पेंडलेटन एक्ट, हो सकता है आपने ना सुना हो। फर्स्ट हूवर कमीशन, ये कई बार एनटीए पूछ चुका है एंड ये इम्पॉर्टेंट है। एंड हॉथॉर्न स्टडीज़ भी एनटीए जो है वो पूछ चुका है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एलिमिनेशन मेथड लगाने में भी हेल्प करते हैं या फिर पूरा क्वेश्चन भी उससे सॉल्व हो जाता है। तो फर्स्ट हूवर कमीशन जिसने भी देखा था, तो इसका जो पर्पस, ये 1947 में आता है। उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे हैरी एस ट्रूमैन, और इस कमीशन को चेयर करते हैं फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर, जिनके नाम पर ये कमीशन बनता है। एंड इसका पर्पस होता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड। So increased managerial capacity in executive office of US president. So B का फर्स्ट, इसी से ही आप इस क्वेश्चन में देखिए तो दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। देन हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू, ये एल्टन मायो शिकागो के अंदर 1924 से 1932 के बीच में करते हैं टू इन्वेस्टिगेट। ये क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किस प्रकार से जो अलग अलग आपके वर्किंग कंडीशंस हैं वो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करती हैं। तो वर्क एनवायरनमेंट एंड प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड है आपका हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट। सो सी का सेकंड, तो आपका ए इज़ द फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। बाकी आप देख लीजिए, जैसे ए का है 4, पेंडलेटन एक्ट यूएस सिविल सर्विस कमीशन से रिलेटेड है, ये 1883 में आता है। ओके 1883 पेंडलेटन एक्ट। ये एक मेरिट बेस्ड हायरिंग की जाती है फेडरल गवर्नमेंट जॉब्स में, एंड उस समय प्रेसिडेंट थे चेस्टर ए आर्थर। देन यूएस सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी रिपोर्ट ऑन 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये रशिया के इंटरफेरेंस से रिलेटेड है। ओके तो इस तरह से आपने देखा ये क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले आप देखिए जो हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट है, इसके 4 फेजेस हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है इल्यूमिनेशन स्टडीज़, रिले असेंबली, टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, इंटरव्यू प्रोग्राम एंड बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द फेज ऑफ हॉथॉर्न स्टडीज़। तो 3 ऑप्शन ये हों और एक कुछ और दिया हुआ हो, तो ये भी। बाकी हम जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में भी देखेंगे, इनके ईयर्स भी जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। देन एक और क्वेश्चन जो है, देखिए ये भी पहले एक किसी स्टेट के सेट के एग्जाम में आ चुका है कि किस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके हेल्प करते हैं। तो हु कॉइंड द टर्म परफॉर्मेंस बजट, तो दिस टर्म वाज कॉइंड बाय द फर्स्ट हूवर कमीशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो पहले क्या है, बजट में अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को जो हैं वो फंड दे दिए गए। परफॉर्मेंस बजट में क्या हो गया कि उनके जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट हैं, आउटकम्स हैं, उनको भी उसमें डिस्कस किया गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द एसेंशियल फैक्ट अबाउट कम्युनिज्म। तो कॉमन ओनरशिप की बात होती है, बिल्कुल होती है। एब्सोल्यूट इक्वालिटी, ये भी सही है। क्लासलेस सोसाइटी की भी बात होती है। वैनगार्ड पार्टी भी सही है। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रीस्टली क्लास, ये इसमें जो है वो नहीं है, तो ई को आप एलिमिनेट कर दीजिए। ABCD इज़ द राइट आंसर। देन वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें क्या है कि गेट और WTO के डायरेक्टर जनरल्स हैं, उनको एज पर देयर टेन्योर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो क्रोनोलॉजी पर बेस्ड तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो NTA के जो नए ट्रेंड जो है इसका एग्ज़ाम में ये पूछ रहे हैं। एंड एक और चीज़, आप इस वीडियो को जब लास्ट तक देखेंगे, लास्ट तक, तो आप देखेंगे कि इस एग्ज़ाम में उन्होंने सार्क से एंड WTO से जो हैं वो अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं। कई सारे क्वेश्चंस सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन से रिपीट कर करके पूछे हैं।
एंड जो आपका सितंबर में रीनेट का एग्ज़ाम हुआ था तब भी आपने देखा कि स्पेशली सार्क से कितने सारे क्वेश्चन आए थे। तो अब ये एक ट्रेंड भी एनटीए जो है वो नेट के एग्ज़ाम में कर रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को लेके उसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आ रहे हैं। तो अभी रिसेंट ही हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO को डिटेल में डिस्कस किया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे उसके बाद आप देखिए कि इस पर्टिकुलर जो 6 जैन का जो आपका ये एग्ज़ाम है इसमें जितने भी WTO रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आप देखिए इनको अरेंज करना है। एरिक वाइंधम वाइट, ओलिवियर लॉन्ग, आर्थर डंकल, पीटर सुथरलैंड, नगोजी ओकोन्जो। तो ये जो हैं ये इसकी करंट क्या हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। तो ई तो है सबसे लास्ट में होगा क्योंकि क्रोनोलॉजिकल। तो आपके दो ऑप्शन, तो आपको अगर उतना भी ना पता हो करंट अफेयर्स के थ्रू, इतना ये पता हो कि ये इसकी करंट है, तो इससे आप एटलीस्ट दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं ना, आपके आंसर सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी हम आपको हमेशा बताते हैं जब भी आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड देखें तो करंट एंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड अगर इंडिया से कोई रहा है तो ये आप देखने की कोशिश करिए। तो WTO जो गेट के सबसे पहले कौन से थे, एरिक विंदम वाइट। तो ए इज़ द फर्स्ट एंड ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। बाकी आप सारा गेट से WTO कैसे बनता है, गेट के क्या फीचर्स थे, WTO के क्या फीचर्स थे, एंड दोहा राउंड क्या था जिससे आगे आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो वो सब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एंड आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जाके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग टेररिस्ट अटैक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मॉस्को थिएटर हॉस्टेज क्राइसिस जो है ये आपका 2002 में हुआ था। इंडियन पार्लियामेंट अटैक आप सभी को पता होना चाहिए 2001 में 13 दिसंबर के दिन ये हुआ था। टोक्यो सबवे सरीन अटैक ये आपका 1995 टोक्यो इन जापान। एंड कैंप स्पेशर मैसेकर ये आपका 2014 के अंदर इराक में हुआ था। इराक के अंदर एक मिलिट्री बेस था जिसका नाम था टिक्रिट। टिक्रिट में कई 100 ऑफ इराकी एयरफोर्स कैडेट्स का मास एग्जीक्यूशन किया गया था। उसी को हम कैंप स्पेशर मैसेकर के नाम से जानते हैं। ये 2014 की घटना है इराक में। एयर इंडिया फ़्लाइट 182 बॉम्बिंग, तो एटलीस्ट जो इंडिया से रिलेटेड जो टेररिस्ट अटैक हैं वो सब आपको पता होने चाहिए। तो ये आपका कनाडा से दिल्ली जो फ़्लाइट थी जिसको 1985 में खालिस्तानी टेररिस्ट ने बॉम्ब करके उड़ा दिया था बॉम्ब से। तो इसका जो अब देखिए इसमें ई का ये एयर इंडिया फ़्लाइट 182 बॉम्बिंग ये आपका 1985 का है। एंड इंडियन पार्लियामेंट अटैक, अगर आपको सिर्फ इंडिया वाले इवेंट्स याद हों तो उससे आप कैसे इस क्वेश्चन में हेल्प ले सकते हैं, ये आपका 2001 का है। तो ऑब्वियसली ई के बाद जो है वो आपका बी ऑप्शन आना चाहिए। अब देखिए ई के बाद इसमें है, ई के बाद ठीक है, ई के बाद नहीं है, इसमें पहले है। इसमें भी ई के बाद बी नहीं है, पहले है। तो आपके दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बाकी 1 और 2 में से आप कोई सा भी गैस कर सकते थे। तो एटलीस्ट आपके अगर गैस भी करते हैं तो उसके सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो बाकी इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन अब ये जितने भी इवेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं विद देयर इवेंट, ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन ये ऑथर एंड कुछ बुक्स हैं, इनको मैच करना है। मैक्स वेबर, इज़ाया बर्लिन, लग्जमबर्ग, मिल्टन फ्रीडमैन। तो मिल्टन फ्रीडमैन की बहुत ही फेमस बुक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, एंड ये जो बुक है अगेन कई बार एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, 4 एसेज ऑन लिबर्टी ये किसकी बुक है, ये इज़ाया बर्लिन की बुक है। ये भी अगेन एनटीए जो है वो एग्जाम्स में पूछ चुका है। तो इनसे आप क्वेश्चन को देखिए। बी का फोर्थ सिर्फ एक ऑप्शन में है, डी का थर्ड भी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो किसी भी एक ऑप्शन अगर आपको पता हो तो आप जो है वो इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते थे। तो इससे आप हो सकता है समझ पा रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं, कि प्रीवियस ईयर में जितनी भी बुक्स आई हैं वो किस ईयर में पब्लिश हुई हैं, कौन उनका ऑथर था, वो सब आपको पता होना चाहिए। मैक्स वेबर की बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, एंड लग्जमबर्ग की बुक है सोशल रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट प्रोवाइडेड दैट द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर्स। लोकसभा में मेंबर्स का जो टेन्योर है वो कितना होता है, टर्म 5 ईयर्स का, लेकिन राज्यसभा के अंदर 6 ईयर का होता है। एंड इसमें हर 2 साल में इलेक्शन होता है और जो 1/3 मेंबर हैं वो इसके रिटायर होते जाते हैं। तो ये जो कौन सा एक्ट इसकी बात करता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौटिल्य जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं और उनके व्यू, वर्क एंड आइडियाज से उनको मैच किया हुआ है। आपको करेक्ट पेयर इसमें फाइंड आउट करना है।
तो कौटिल्य को धर्मशास्त्र, कौटिल्य हम सभी जानते हैं अर्थशास्त्र की बात करते थे, तो ये गलत है। श्री अरबिंदो स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते थे, सही है। वी सावरकर एंड इको फ्रॉम अंडमान्स भी सही है। स्वामी विवेकानंद प्रीफेस टू राजयोग भी सही है। तो बी सी डी आपका जो है वो करेक्ट है, ठीक है। ई देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर तराना ए हिंद, ये गलत है। क्यों? तराना ए हिंद किसने लिखा था? इकबाल। तो ई भी आपका गलत है। सो बी सी डी सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेंट्स हैं और उनके ईयर हैं। तो इसमें आप देखिए, बॉक्सर रिबेलियन इन चाइना, मैक्सिकन रिवॉल्यूशन, जापान इन्वेडेड मंचूरिया, ये जो क्वेश्चन है ये एनटीए पहले पूछ चुका है, ये एक एग्ज़ाम में आ चुका है। तो सी का किससे मैच होगा? ये जापान मंचूरिया को इन्वेड करता है 1931 में, जो चाइना में है अभी जो करेंटली। तो 1931 में ये इसको इन्वेड कर लेता है। लीग ऑफ, फिर क्या करता है जापान, वहाँ पे एक स्टेट क्रिएट कर देता है। एंड देन लीग ऑफ नेशन होता है उस समय पे। तो लीग ऑफ नेशन क्या है? एक कमीशन भेजता है। तो कमीशन एक रिपोर्ट देता है, जापान से बोलता है भाई इसे आप खाली करिए और चाइना को दीजिए। तो जापान जो है वो इसके बाद लीग ऑफ नेशन से बाहर हो जाता है। तो ये आपका वर्ल्ड वॉर और उस समय की बात है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड के टाइम, सेकेंड और उसके बीच की बात है, ठीक है। देन बॉक्सर रिबेलियन इन, ये चाइना में आपका 1900 और 1901 में हुआ। देन मैक्सिकन रिवॉल्यूशन आपका 1910 से लेकर 1920 में हुआ। एंड जर्मनी रीऑक्यूपाइड दी राइनलैंड, ये भी इम्पॉर्टेंट है 1936 में। जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई थी उसमें क्या है, इस रीजन को, जो ये राइन रिवर थी उसके पास, राइन रिवर जो है वो फ्रांस और बेल्जियम को बॉर्डर करती हुई बहती है, इस एरिया को डीमिलिटराइज्ड जो है वो कर दिया गया था। बट जर्मनी इसको रीऑक्यूपाई कर लेता है, कब? 1936 में। एंड फिर वो अपना एक्सपेंशन स्टार्ट कर देता है। बाकी इन सभी रिबेलियन एंड रिवॉल्यूशंस को हम बाद में कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। देन सार्क रिलेटेड अगेन, इसमें सेक्रेटरी जनरल्स हैं और उनके टेन्योर दिए गए हैं। तो अबुल हसन, यादव, कांत सिलवाल, निहाल रोड्रिगो, शीलकांत शर्मा। तो इसमें सभी जितने सेक्रेटरी जनरल्स रहे हैं सार्क के, तभी सभी तो आप नहीं याद रख सकते। तो पहला करंट इन इंडिया से कौन से हैं, उनका क्या टेन्योर है, इससे। एंड ये सब कुछ हमने इस सार्क वाली जो वीडियो है उसमें डिस्कस किया हुआ है, जिसमें नेट के पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी, पीजी में जितने भी अब तक सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने इस एक वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। इस वीडियो को अगर आप देख ले हैं तो सार्क से रिलेटेड आपका क्वेश्चन सही होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया है कि जो अबुल हसन हैं, अबुल हसन इसके क्या थे? फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे। तो आप टाइम पीरियड देखिए 94, 99, 87, 2008। तो ए का थर्ड से आप मैच करिए तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बाकी आपको जो डी है, शीलकांत शर्मा, इनका टेन्योर भी याद होना चाहिए। ये 2008 से 2011 में ये इंडिया के थे। एंड हमने वीडियो में डिस्कस किया है कि इंडिया से कौन दो रहे हैं अब तक, जैसे शीलकांत शर्मा जी रहे हैं और आपके एक कांत किशोर जी रहे हैं, कांत किशोर भार्गव जी 1989 से 91। एंड सबसे पहले कौन है, करंट कौन है, ये सब कुछ हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़ हैव बीन गारंटेड थ्रू विच आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आर्टिकल 29, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए, आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। आर्टिकल 27 जो है वो टैक्सेस और रिलीजियस पर्पस की बात करता है। आर्टिकल 23 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। देन ये आपके कुछ कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन की कुछ ट्रीटीज़ वगैरह हैं, कुछ एग्रीमेंट्स हैं एंड इनके रिस्पेक्टिव ईयर्स हैं, उनसे हमें मैच करना है। तो कोल्ड वॉर के जो इवेंट्स हैं इनको हम कभी एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अभी जो ये चार हैं इनको हम यहाँ देखते हैं। एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है वो 1959 में साइन होती है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी 1972 में साइन होती है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में एंड लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी 1963 में। मेजॉरिटी जो कोल्ड वॉर के समय जो दो सुपर पावर्स थी, एक थी यूएस और एक थी यूएसएसआर, उन दोनों के बीच में ये इस तरह की ट्रीटीज़ वगैरह साइन होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट। एंड ये सभी ट्रीटीज़ जो है वो एंटार्क्टिका ट्रीटी हुई, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी हुई, आउटर स्पेस ट्रीटी हुई, ये सभी एनटीए जो है वो अपने पहले एग्जाम्स में पूछ चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द वेरिएबल्स ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस ऑफ डेविड ईस्टन। तो आप डेविड ईस्टन का देख सकते हैं, इसमें क्या है, दो इनपुट होते हैं, डिमांड एंड सपोर्ट।
पॉलिटिकल सिस्टम में। एंड इसका आउटपुट क्या होता है, डिसीजन एंड एक्शंस, जो लॉ वो बनता है, पॉलिसीज़ बनती हैं, वो क्या होगा इसके आउटपुट। एंड इनके ऊपर जनता क्या देती है, फीडबैक देती है। तो इसमें डिमांड, सपोर्ट, फीडबैक इसके एलिमेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, बट डेवलपमेंट एंड ग्रोथ नहीं है। तो ए एंड बी ये इसका राइट आंसर है। देन ऑथर एंड बुक्स, अगेन बुक्स एंड ऑथर से भी कई क्वेश्चंस हैं इस एग्ज़ाम में। थॉमस हॉब्स की फेमस बुक है लेवियाथन, जो कि एनटीए, अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है, ये आप सभी को पता होनी चाहिए। दूसरा जो बुक है इमैनुअल कांट की क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न, जो कि 1781 में पब्लिश हुई थी, ये भी प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुकी है। तो इससे आप देखिए ए के 4 से ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बी का फर्स्ट है, एंड देन सी का सेकंड, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स एंड आर्कियोलॉजी ऑफ ह्यूमन साइंस, ये फूको की है। नाओमी क्लीन की है ऑन फायर बुक। एंड ये जो मिशेल फूको की बुक है द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स, ये बुक आपकी 1966 में पब्लिश हुई थी। एंड जो ऑन फायर बुक है ये 2019 की अभी बहुत रीसेंट बुक है, एंड इसका पूरा नाम है ऑन फायर द बर्निंग केस फॉर अ ग्रीन न्यू डील, नाओमी क्लीन की बुक, ये 2019 में पब्लिश हुई। एंड इस बुक में ये बात करते हैं, अपने रीडर्स से अर्ज करते हैं कि टू टेक अर्जेंट स्टेप्स टू एड्रेस द एस्केलेटिंग क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट क्राइसिस जो है वो बढ़ रहा है, उसको एड्रेस करने के लिए ठोस कदम उठाइए। ये बताते हैं अपनी बुक में कि जो एनवायरमेंटल क्राइसिस है वो सिर्फ एक फ्यूचर जनरेशन के लिए चैलेंज नहीं है, बल्कि आज के समय में भी एक इमरजेंसी है, जिसके लिए हमें इमीडिएट मतलब तत्काल प्रभाव से और बोल्ड कठोर एक्शंस जो हैं वो लेने पड़ेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑन फायर बाय नाओमी क्लीन 2019। हु रोट द बुक द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये बुक कब पब्लिश होती है, ये आपकी 1938 में। एंड ये बुक कोई नई बुक नहीं है, ये अगेन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये बुक आपके चेस्टर बर्नार्ड ने लिखी हुई है। देन व्हेन द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 वॉज अमेंडेड, इसको कब अमेंड किया गया, टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत फॉर द पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। तो ये इसको अमेंड किया गया था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ इवेंट्स हैं, देन उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला है आपका हम्मुरबी एस्टेब्लिश द लीगल कोड। तो ये बेबीलोनियन एम्पायर के 6th किंग थे, एंड ये 1792 BC से 1750 BC की बात है। एंड ये एक वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट कंप्लीट रिटन लीगल कोड्स था, जिसको कि कोड ऑफ हम्मुरबी के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर टोटल 282 लॉज थे। ठीक है। देन मॉडल पार्लियामेंट ऑफ एडवर्ड इज कन्वीन इन, ये है आपका 1295। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, अगेन इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, 1648। यूनाइटेड नेशंस अप्रूव द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दिस इज 1948। एंड न्यूजीलैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट, कब देता है, ये ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1893। आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, या पहले भी आई थिंक पूछ चुका है एनटीएस को। अब न्यूजीलैंड जो है वो 1893 में वुमेन्स को राइट, वोट करने का राइट तो देता था, लेकिन इलेक्शन लड़ने का राइट नहीं देता था। इलेक्शन में स्टैंड होने के लिए उनको कब राइट दिया गया, 1919 में। ये डेट भी जो ईयर है वो आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला है रेडिकल फेमिनिस्ट कॉल फॉर ओवरटर्निंग ऑफ जेंडर ऑपरेशन, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिज्म, आइडियोलॉजी जो है वो इंस्ट्रूमेंट है डोमिनेंट क्लास का, जो अपने रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए आइडियोलॉजी को एज इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो मार्क्सिज्म इसकी बात करता है, करेक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू फासिज्म, पीपल शुड फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ देयर लीडर, कि लीडर ने जो बोल दिया वही उन्हें फॉलो करना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जेएस मिल अपोज्ड द राइट्स फॉर वुमेन, ये स्टेटमेंट गलत है, वो तो वुमेन राइट्स के एडवोकेट थे। एंड टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग ऑर्डर, कार्ल मार्क्स अपोज्ड एनी आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन, ये स्टेटमेंट भी गलत है, वो तो रिवॉल्यूशन की बात करते थे। तो डी एंड ई गलत है, ABC इज़ द राइट आंसर, एंड यही आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ स्कॉलर्स हैं एंड ये इनके वर्क हैं। तो इसमें आप हर्बर्ट साइमन को अगर देखें तो इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बुक है ये कई बार पूछी जा चुकी है। तो B के 4 से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बाकी आप इसमें
डॉक्टर एस जयशंकर की बुक है द इंडिया वे। ए का थर्ड अगर ये पता थी तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। डॉक्टर एस जयशंकर जो कि इंडिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, विदेश मंत्री फॉरेन अफेयर्स के, इनकी द इंडिया वे बुक आपसे पूछिए। दूसरी इनको एक और बुक है वाई भारत मैटर्स, तो ये भी आपसे आगे कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब्राहम मैस्लो की बुक है आपकी द थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड क्रिस एडग्रिस की बुक है ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, अगेन सार्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें सार्क की समिट एंड उनको डेट से मैच करना है, तो इसमें सब आप याद तो नहीं रख सकते, बट जैसा हमने बताया कि इंडिया से अगर कोई सेक्रेटरी जनरल रहा है सार्क में, या सार्क की समिट इंडिया में कभी हुई है, कितनी हुई हैं, किस साल में हुई है, वो आपको याद रहना चाहिए। तो जो न्यू दिल्ली का है वो मैच होता है 2 से 4 मई 1995 में। सो बी का सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन में, इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, एंड सी का फोर्थ, एंड डी का थर्ड। एंड बाकी आप ये वीडियो भी देख सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नमामि गंगे स्कीम जो है उससे रिलेटेड आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस इसमें फाइंड आउट करने हैं। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट इज़ अ इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन फॉर रेज्यूविनेशन ऑफ रिवर गंगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। लॉन्च हुआ था 2006 में, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था और ये प्रधानमंत्री ही 2014 में बने हैं, तो 2006 तो नहीं हो सकता। दिस प्रोग्राम हैज़ बजट आउटले ऑफ 1000 करोड़, ये थोड़ा याद करना मुश्किल है, 1000 करोड़ नहीं था, इसका इनिशियल था 20,000 करोड़। ठीक है, बट बी आपने देख लिया कि बी तो गलती है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है तो बी तो आंसर में होना चाहिए। ये सिर्फ एक ऑप्शन में है, यहाँ से भी आप इस सिर्फ एक फैक्ट से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एंड इट हैज़ प्रोविजंस फॉर सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हैज़ प्रोविजन फॉर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, ये भी करेक्ट है। ओके, एंड बाकी जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है इसके 8 प्रोविजंस या पिलर्स आप कह सकते हैं, वो 8 कुछ इस प्रकार हैं। 2 तो अभी एग्जाम में आपसे पूछे ही हैं, एक सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग। बाकी आप देख लीजिए, रिवर सरफेस क्लीनिंग भी है, अफॉरेस्टेशन है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक अवेयरनेस एंड गंगाग्राम। गंगाग्राम मीन्स डेवलपिंग दी मॉडल विलेजेस अलॉन्ग द रिवर, तो नदी के सहारे मॉडल विलेजेस जो हैं वो उनकी शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु असर्टेड ब्यूरोक्रेसी एज एन एक्सप्लॉयटेटिव क्लास इंस्ट्रूमेंट। जो एक्सप्लॉयटेटिव क्लास है वो ब्यूरोक्रेसी को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है, ये आपके कार्ल मार्क्स जी ने कहा है। देन मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट अकर्ड इन, तो अगेन ये क्या है, कई बार एनटीए इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। इसका आंसर है 1968। ये मिनोब्रुक, ये जगह कहाँ पर है, ये न्यूयॉर्क में है। और ये जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट है, MC1 से आप लिख दीजिए, ये जो है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ ड्वाइट वाल्डो, इनके लीडरशिप में ये हुई थी। एंड इससे क्या रिजल्ट निकल के आया था, इस कॉन्फ्रेंस से कॉन्सेप्ट जो निकल के आया था वो था आपका NPA, दैट इज़ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस थी उसका जो फोकस था वो आपका चेंज, रेलेवेंस, सोशल इक्विटी एंड वैल्यू के ऊपर था। देन हम बात करते हैं मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकंड की। सेकंड आपकी 1988 में होती है, ठीक है, 20 साल बाद, जिससे निकल के आता है NPM, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। एंड इसका फोकस था आपका LPG पर। LPG मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। देन मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस थर्ड की बात करें तो ये जो आपकी हुई थी, ये हुई थी 2008 में, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिसका फोकस था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिफॉर्म्स। नाउ आपके ये कुछ कंपनीज़ हैं, इनके लॉन्च ईयर से मैच करना है, जिसमें आप फेसबुक को इजीली कर सकते थे 2004 में। बी का सेकंड, 2 ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन तो एटलीस्ट आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं। बाकी आप गूगल 1998, तो ए का जो है वो फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद कंजर्वेटिज्म। तो ट्रेडिशन, सोशल ड्यूटी, चेंज इन ऑर्डर टू कंजर्व। तो कंजर्वेटिज्म में चेंज तो करते नहीं है, अगर चेंज भी करना है तो इन ऑर्डर टू कंजर्व, सिर्फ कंजर्व करने के लिए करेंगे। तो ABC सही है। रिवॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं, जेंडर इक्वलिटी भी नहीं, तो D एंड E एसोसिएटेड नहीं है, ABC जो है वो एसोसिएटेड हैं। सो आपसे फोर्थ इसका हो गया राइट आंसर। देन हु इज़ द प्रपोज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड
तो वो हैं आपके मैक्रो रूबियो, इन्हें आप यहाँ देख सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट पूछे तो JD वेंस हैं। आपके सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी या जिसे हम फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हैं वो हैं आपके स्कॉट बेसेंट। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस जो है सेक्रेटरी ऑफ, वहाँ सेक्रेटरी बोलते हैं, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं पीटे हेगसेथ। एंड डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है इनकी तुलसी गबार्ड। Which of the followings are matched properly? Sustainable development, development that meet the need of present only. सिर्फ वर्तमान की नीड जो मीट करता है वो डेवलपमेंट नहीं, फ्यूचर नीड्स को भी ध्यान में रखते हुए। तो ए इसका क्या हो गया, गलत हो गया। आपसे क्या है, मैच प्रॉपरली करेक्ट पूछा है, तो ए तो नहीं है, दो ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। पैट्रियार्की मीन्स द पावर रिलेशन बिटवीन द मैन एंड वुमेन, ये सही है। होलिज्म, जब होल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इट्स पार्ट, ये भी सही है। फासिज्म, सपोर्ट फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ होगा फासिज्म में? अभी हमने देखा फासिज्म में क्या था कि लीडर ने जो बोल दिया वही वो मान लेते थे, तो डी जो है वो इनकरेक्ट है। डीप इकोलॉजी में क्या है, एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म का रिजेक्शन है, ध्यान दीजिए। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म इज ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, उसका रिजेक्शन नेचर सेंट्रिक, तो डीप इकोलॉजी इसकी बात करता है, ई सही है। तो राइट आंसर जो है इसका वो हो गया बी, सी एंड ई। ए गलत एंड डी गलत, बी सी ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विमेन मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग ओवर द ईयर्स, सम ऑफ इट्स बेसिक फैक्ट। तो ये 5 स्टेटमेंट हैं। अब आप स्टेटमेंट देखिए, पहला ही स्टेटमेंट देखेंगे, हो सकता है आप ना जानते हो, बट आपको क्या है, ये 5 स्टेटमेंट्स देखने हैं। पहला है द सेनेका फॉल्स कन्वेंशन हेल्ड इन 1848 मार्क्ड द बर्थ ऑफ यूएस विमेंस राइट मूवमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है कि 19th अमेंडमेंट जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर अमेंडमेंट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब कितने आप याद रख सकते हैं, तो जो एटलीस्ट अब तक जितने भी आ चुके हैं एग्जाम्स में वो आप याद रखिए। तो ये क्या है, अमेरिकन वुमेन को 1920 में वोटिंग राइट्स देने से रिलेटेड है, 19th अमेंडमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। National Women's Suffrage Association was set up in 1869. A feminist writer Simone de Beauvoir published the book Second Sex. ओके, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है आपका डी, ये बुक पहले भी एनटीए पूछ चुका है। तो डी जो है वो डी तो इसका आंसर होना ही चाहिए, तो डी इसमें नहीं है, ये आंसर गया। ई ऑप्शन आप देखिए, द हिस्ट्री ऑफ ब्लैक वुमेन इन यूएस वॉज नरेटेड फर्स्ट बाय ग्रेटा थनबर्ग। तो ये बहुत लेटेस्ट हैं, ग्रेटा थनबर्ग की आप इमेज देखते हैं, इनका एनवायरनमेंट रिलेटेड है, ब्लैक वुमेन की हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नहीं है। तो ई जो है वो भी आंसर नहीं होगा, या सिंपली आप ई को एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंच सकते थे। ए बी सी डी जो बाकी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं वो सभी स्टेटमेंट जो है वो इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन एफ कैनेडी, जियाउर रहमान, बंडार नाइके, ओलोफ पाम एंड यित्ज़ेक रेबिन। तो ये कुछ वर्ल्ड लीडर्स हैं, कुछ अलग अलग कंट्रीज़ के, इनके असैसिनेशन ईयर्स को क्रोनोलॉजिकल और अरेंज करना है आपको। तो जॉन एफ कैनेडी की बात करें तो ये आपके 35th यूएस प्रेसिडेंट थे, ये 1963 में इनका असैसिनेशन होता है। ज़ियाउर रहमान 7th प्रेसिडेंट थे आपके बांग्लादेश के 1981 में। ये बंडारा नाइके जो हैं वो 4th प्राइम मिनिस्टर थे सिलोन के, जिसे हम श्रीलंका कहते हैं। ये आपके 1959 में जो है इनका असैसिनेशन हो जाता है। एंड इनके बाद जो इनकी वाइफ हैं जिनका नाम है सेरी मावो बंडारा नाइके, ये जो हैं 1960 में, ईयर भी आप याद रखें, 1960 में वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। देन ओलोफ पाम, ये आपके 1986 में स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर थे। एंड रेबिन आपके इजराइल के 5th प्राइम मिनिस्टर थे। एंड ये इनका असैसिनेशन सबसे, इन ऑप्शंस में देखें तो सबसे लेटेस्ट है 1995 में। ई तो एंड होते हुए 2 ऑप्शन हैं, एंड सी जो 3rd ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। हु रोड द बुक द डेथ ऑफ नेचर, विमेन इकोलॉजी एंड साइंटिफिक रिवॉल्यूशन। ये बुक किसने लिखी है, द डेथ ऑफ नेचर? तो ये एक इंपॉर्टेंट बुक है, ये आप देख लीजिए, कैरोलिन मर्चेंट ने लिखी है। कब लिखी, पब्लिश हुई थी ये 1980 में, ईयर भी आपको याद रहना चाहिए। जॉर्जिया मेलोनी इज़ द PM ऑफ इटली। तो इनसे रिलेटेड हो सकता है आपने मीम्स भी देखे हों सोशल मीडिया पर। एंड मेलोनी बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी? तो ये इटली की हैं प्राइम मिनिस्टर, एंड इनकी पार्टी है ब्रदर्स ऑफ इटली। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये हैं इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट। इनकी अगर पार्टी पूछी जाए तो इनकी पार्टी का नाम है रेनेसांस। ओके,
आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमें यूएसए में जैसा देखने को मिलता है, तो वहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स है, करेक्ट। चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं, सही है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, नॉमिनल हेड भी नहीं है। फ्यूजन मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को मिला दिया गया जैसे फ्यूजन, वो भी नहीं है। तो कौन सी कैरेक्टर्स हैं? ए बी। तो 3 इज़ द राइट आंसर। देन नेक्स्ट अगेन आपका ये कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनकी इनकी स्थापना हुई, शुरुआत हुई, फाउंडेड, वो ईयर जो है वो दिए हुए हैं, जिसमें आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो जिसमें ईस्ट एशिया समिट और ARF आसियान रीजनल फोरम को हमने, ये जो आसियान वाली वीडियो है इसमें कवर किया हुआ है। सार्क को भी हमने कवर किया हुआ है एक वीडियो में, एंड लेटेस्ट हमने जो SCO है उसको भी कवर किया हुआ है। तो ये हमारे चैनल पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ईस्ट एशिया समिट 2005 में सही, SCO की शुरुआत 2001 में, ये भी सही है। नॉर्डिक काउंसिल की 1952 में, एंड ARF आपका 1994। सार्क 1987 नहीं है, 85 है, तो ई इसका जो है वो एलिमिनेट कर दीजिए आप। ABCD इज़ द राइट आंसर। Who suggested the bourgeois assumptions and values needed to be overthrown by the establishment of a rival proletarian hegemony and manufacture of consent? तो जो बुर्जुआज के अजम्पशंस एंड वैल्यूज़ हैं उनको ओवरथ्रो करने के लिए हमें एक उनका जो राइवल है वो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, दैट इज़ प्रोलेटेरियन हेजेमनी। काउंटर हेजेमनी की बात कौन करता है? मैन्युफैक्चर ऑफ कंसेंट की बात करते हैं आपके एंटोनियो ग्राम्सी। देन आपकी बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो NTA ऑलरेडी भी पूछ चुका है, ये 1901 में पब्लिश होती है, जिसके अंदर ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी देते हैं कौन? आपके दादा भाई नारोजी। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है रिलेटेड टू द फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये सही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम ऑर्गेनिक लॉ ऑफ लैंड है, ये भी सही है। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो सेंटर और स्टेट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं, ये भी आपको सही है। जो रेसिडुअरी पावर्स हैं, जैसे 3 लिस्ट हैं आपकी, सेंट्रल की लिस्ट, स्टेट की एंड कॉन्करेंट, और जो बची हुई पावर्स हैं रेसिडुअरी पावर्स, वो किसको दी हुई हैं? सेंटर को दी हुई हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है? स्टेट, तो इसलिए ये आपका गलत हो गया। हर स्टेट का राज्यसभा के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, ये भी गलत है। तो D और E गलत हैं, ABC सही हैं, तो सेकंड इसका आंसर हो गया। देन नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर द ईयर ऑफ एडमिशन। तो पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, तो आप ऑब्वियसली देखिए पहले इंडिया होगा उसके बाद पाकिस्तान, तो D के बाद A आना चाहिए। D के बाद इसमें A है, नहीं है। D के बाद A इसमें है, इसमें D के बाद A नहीं है, पहले है। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि 2 ऑप्शन तो आपने इसमें एलिमिनेट कर दिए, 1 और 4 तो नहीं होगा। 2 या 3 में से कौन सा होगा वो अब हम देखते हैं, जिसमें पाकिस्तान जो है वो 1947, इंडिया आपका 1945, म्यांमार आपका 1948, श्रीलंका आपका 1955 में इसका मेंबर बनता है, एंड इजराइल बनता है 1949 में। तो इसका करेक्ट आंसर है DABEC ऑप्शन 3। नेक्स्ट आपके ये कुछ अगेन इवेंट्स हैं, उनको ईयर से मैच करना है। डम्बार्टन ओक कॉन्फ्रेंस, ये आपकी जो UN के एस्टेब्लिशमेंट के फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, ये 1944 में है। हो सकता है ये आपको ना पता हो, लेकिन UN पीस कीपिंग जो मिशन है सुएज कैनाल का, जिसे NTA ऑलरेडी पूछ चुका है, जो आपका ये आज आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये किससे मैच होगा? 1956 से। तो B का सेकंड आप देख लीजिए, सिर्फ एक ऑप्शन में है, इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। C का मैच हो रहा है 4 से, UN डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 में, एंड एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आइडियोलॉजी है और उनको प्रोपोनेंट से मैच करना है। तो इसमें प्लूरलिज्म है, यूटिलिटेरियनिज्म है, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, एंड पॉजिटिविज्म है। तो ये आप देखिए, यूटिलिटेरियनिज्म तो मैच होगा जेरेमी बेंथम से, एंड इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मैच होगा आपका दीनदयाल उपाध्याय से। तो B का थर्ड आप देखिए, सिर्फ इस एक से भी कर सकते थे, या फिर आपको अगर C का फर्स्ट पता हो तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे। देन A का क्या है? 4, प्लूरलिज्म का है जेम्स मैडिसन, एंड पॉजिटिविज्म का है ऑगस्ट कॉम्ट। अब ये जो इसमें है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, 6 मार्च को ये एग्ज़ाम में आया, एंड आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर पॉलिटिकल IR मेंटर पे, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि 5 जनवरी को ही हमने एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन के तहत इनको पोस्ट किया था, जहाँ हमने लिबरल ह्यूमनिज्म, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड न्यू साइंटिफिक या रेडिकल ह्यूमनिज्म से कौन कौन एसोसिएटेड है वो
हमने इसमें बताया है, जैसे लिबरल ह्यूमनिज्म से आपके राजा राम मोहन रॉय, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म आपका रविंद्रनाथ टैगोर, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म दीनदयाल उपाध्याय जो सेम क्वेश्चन में पूछा, एंड न्यू साइंटिफिक और रेडिकल ह्यूमनिज्म एम.एन. रॉय। तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पॉलिटिकल IR मेंटोर, उसमें भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। और सेम लास्ट टाइम की तरह इस बार भी हम एग्ज़ाम से पहले अपनी क्विक रिवीजन सीरीज़ को उसमें पोस्ट करते रहेंगे। देन आपका ये कोसोवो वॉर, लिबियन सिविल वॉर, US लेड इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, तालिबान फर्स्ट सीज द पावर इन अफगानिस्तान, इनको मैच करना है। तो इसमें आप देखिए तालिबान जो है वो अफगानिस्तान की पावर को कब सीज करता है, 1996 में, ये आपको पता होना चाहिए। US कब इन्वेड करता है, ये ईयर है 2001। तो सी का सेकंड आप देखिए, सी का सेकंड सिर्फ एक ऑप्शन में है, डी का थर्ड भी सिर्फ एक, तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बाकी आप देख लीजिए, कोसोवो वॉर मैच होगा 1999 से, एंड लिबियन सिविल वॉर मैच होगा आपका 2011 से। एंड इसमें जो कोसोवो वॉर है ये आपका जो सर्बिया के अंदर यूगोस्लेवियन फोर्सेस हैं उनके बीच में, और KLA दैट इज़ कोसोवो लिबरेशन आर्मी, जो एक कोसोवो जो एक एथनिक अल्बेनियन ग्रुप था, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। और इसमें क्या है, ये वॉर एंड होती है आपकी जून 1999 में, जब नेटो जो है उसका एक नेटो लेड पीस कीपिंग फोर्स जो है वो डिप्लॉय कर दी जाती हैं कोसोवो में, और फिर कोसोवो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देता है 2008 में। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बुक सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये किसने लिखी है, ये लिखी है केट मिलेट ने। किस ईयर में पब्लिश होती है ये, 1970 ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, एंड ये बुक भी इंपॉर्टेंट है एंड प्रीवियस ईयर में आ चुकी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। जो EV रामास्वामी नायकर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था उसमें से कौन उसका पार्ट नहीं था। तो पहले आपसे ये सिमिलर क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे पहले आपसे EV रामास्वामी नायकर का कौन सा रिलेटेड मूवमेंट है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट दे दिया, पूछ लिया किसने शुरुआत की थी, तो उसका आंसर था EV रामास्वामी नायकर। इस बार पूछ लिया कि उसमें से कौन उसका पार्ट नहीं है, तो ड्रॉपिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ कास्ट फ्रॉम नेम्स, ये उसका पार्ट था। न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ हिंदू मैथोलॉजी, ये भी पार्ट था। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट वेडिंग सोलोमनाइज्ड विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट भी इसका पार्ट था। लेकिन कांग्रेस को ज्वाइन करना, नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं था, इसलिए थर्ड इसका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कॉलर्स हैं इनके वर्क से मैच करिए। तो अगेन इसमें जो आप बुक देख रहे हैं, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये बुक जो है वो प्रीवियस ईयर्स में आ चुकी है, बहुत इजी बुक है एंड ये आपको पता होना चाहिए। एंड इसका जो पीटर ड्रकर की ये बुक है, सी का फर्स्ट, आप देखिए सी का फर्स्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, बिल्कुल कर पा रहे हैं, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। ए का सेकेंड, द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये बुक लिखी है फ्रेडरिक्स ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड ये स्केल ड्रॉर की बुक है आपकी, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड, एंड कार्ल मार्क्स की है द 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट, ये भी प्रीवियस ईयर्स में बुक जो है वो आपकी आ चुकी है। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बुक है, ये आपकी 1954 में पब्लिश होती है। इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1961 में। एंड ये जो कार्ल मार्क्स की बुक है 18th ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्ट, ये है आपकी 1852। एंड पब्लिक पॉलिसी मेकिंग री एग्जामिन्ड है आपकी लेटेस्ट सबसे 1968 में। देन अगेन WTO से आपका रिलेटेड क्वेश्चन है कि इसमें फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO कौन है। जैसा कि हमने वीडियो में भी डिस्कस किया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। ये जो हैं ये फर्स्ट विमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन हैं जो WTO की डायरेक्टर जनरल बनी हैं। ये तो इनका जो टेन्योर है वो सिर्फ 31 अगस्त 2025 इसी साल तक है, एंड ये इसका राइट आंसर है। तो ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वर नॉट ऑथर्ड बाय श्री अरबिंदो घोष ने इसमें से कौन सी किताबें नहीं लिखी हैं। तो ऐसे ऑफ गीता इन्होंने 1922 में लिखा है। आइडियल ऑफ कर्मयोगी 1910 में लिखा है। सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन्होंने आई थिंक 1990 और 1920 में लिखा हुआ है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, तो ये इसका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंचायती राज की ये जो कमिटीज़ हैं, जो लगभग ये सभी कमिटीज़ जो हैं वो NTA ऑलरेडी पूछ चुका है। तो अगेन अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप इसको देख सकते हैं। और इसमें एक ट्रिक भी है, जिसे हम बोलते हैं कि पंचायती राज के लिए बैग लेके चलने के लिए। तो B से आपका बलवंत राय मेहता कमेटी अगर क्रोनोलॉजी में लगाने को आ जाए, A से आपका अशोक मेहता कमेटी, G से GV के राव कमेटी, एंड L से आपका LM सिंघवी कमेटी।
अब देखिए बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में ये 3 टायर की बात करती है, 3 टायर सिस्टम की। जीवी के राव कमेटी आपकी 1985 में आती है। अशोक मेहता कमेटी 1986 में आती है एंड ये रिकमेंड करती है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। ठीक है। LM सिंघवी कमेटी, सॉरी, अशोक मेहता कमेटी जो है वो 1977 में है। जो बलवंत राय मेहता कमेटी है उसके 20 साल बाद। ठीक है। और ये जो है वो 2 टायर की बात करती थी। लेकिन जो LM सिंघवी कमेटी है ये नए है 1986 की एंड ये बात करती है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। एंड PK थोंगन कमेटी जो है वो है आपकी 1989 की। एंड 2 कमेटी और हैं पंचायती राज से रिलेटेड जो आप देख सकते हैं, जैसे एक है 1984 की हनुमंता राव कमेटी एंड एक है 1990 की हरलाल सिंह खर्रा कमेटी। ठीक है। देन आपसे 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछा गया है कि जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड जो है, ये कब आया? ये आपका 1985 में आया, जिसमें 10th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था ड्यूरिंग दी राजीव गांधी गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है हम कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक भी जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस भी लगभग हर बार NTA पूछ लेता है। देन साउथ अफ्रीका में सबसे पहले नॉन रेशियल इलेक्शंस कब लड़े गए? तो ये आपके हुए 1994 में, 1994 में। जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 74th, ये रिलेटेड है आपकी अर्बन लोकल बॉडी से रिलेटेड है, जो 1992 में पास होता है लेकिन लागू होता है 1993 से। Who of the following thinkers are not associated with the realist school of international relations? तो स्टीफन वॉल्स से रिलेटेड हैं, जॉन मीरशाइमर भी रियलिस्ट हैं, केनेथ वॉल्स भी रियलिस्ट हैं, वुड्रो विल्सन नहीं हैं, ये तो लिबरल इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं। इमैनुअल कांट भी लिबरलिज्म से एसोसिएटेड हैं, ये परपेचुअल पीस का आइडिया देते हैं, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की बात करते हैं। तो नॉट एसोसिएटेड पूछा है तो यही इसका आंसर हो गया, D and E, ऑप्शन नंबर 4। देन आपका ये कुछ बुक्स हैं अगेन एंड इनसे रिलेटेड आपके ऑथर्स हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बुक है जो कई बार NTA पूछ चुका है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोर ऑफ अ नेशन, ये आपकी बुक है ग्रैनविल ऑस्टिन की। तो B का 4 से आप देखिए, B का 4 से एक ऑप्शन में इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। एंड एशियन ड्रामा आपका गुन्नार मृडाल। स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है एंड ये बुक लिखी है आपकी अतुल कोहली ने। एंड इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो बुक है ये आपकी लिखी है नॉर्मल डी पाल्मर ने। ठीक है। ये आप देख सकते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन बाय ग्रैनविल ऑस्टिन। एंड इसमें जो अतुल कोहली हैं इनसे रिलेटेड भी बुक्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में NTA पूछता है। तो इनकी 1987 की एक बुक है द स्टेट एंड पॉवर्टी इन इंडिया द पॉलिटिक्स ऑफ रिफॉर्म। एक बुक इनकी 1991 में पब्लिश होती है, डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इंडियाज़ ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। देन इनकी 2004 में आती है स्टेट डायरेक्टेड डेवलपमेंट, उसका पूरा नाम था पॉलिटिकल पावर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द ग्लोबल पेरीफेरी। देन इनकी 2012 के अंदर आती है पॉवर्टी अमिड प्लेंटी इन न्यू इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकती है। एंड सबसे लेटेस्ट है 2020 में ही है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इंपीरियलिज्म एंड डेवलपिंग वर्ल्ड, हाउ ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स शेप्ड द ग्लोबल पेरीफेरी। इसमें हो सकता है वो ये भी पूछ ले, हो सकता ईजी भी लगेगा ये क्वेश्चन, कभी किसी को टफ भी लगेगा कि इस बुक का पूरा नाम क्या है, इसमें वो ब्रिटेन एंड US की जगह अलग अलग कंट्रीज़ के नाम दे दे, इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। देन नेक्स्ट है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट टू कॉइन द टर्म कैच ऑल पार्टी। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो ऑटो किशनियर ने इस टर्म को कॉइन किया हुआ है। देन अगेन WTO से रिलेटेड क्वेश्चन, 1948 से लेकर 1994 तक गेट जो है वो वर्ल्ड ट्रेड के रूल्स प्रोवाइड करता है, ये सही है। 1995 में तो WTO ही आ जाता है। तो गेट से WTO कैसे आया, दोहा राउंड, वो सब कुछ हमने इसमें डिस्कस किया है, ये आप देख सकते हैं। गेट जो है वो एक प्रोविजनल एग्रीमेंट था, ये भी सही है। WTO क्रिएट होता है 1 जनवरी 1995 को, ये भी सही है। फर्स्ट मिनिस्टीरियल जो कॉन्फ्रेंस है WTO की 2009 में होती है, नहीं, ये होती है सिंगापुर के अंदर 1996 में, ओके 1996 में। एंड WTO की तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो D तो आंसर होगा ही, तो D सिर्फ E के साथ है, ये इसका आंसर हो गया। WTO की 28 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई है, नहीं, पहली बात तो दिल्ली में WTO की कोई मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। एंड अब तक सिर्फ 13 मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस हुई हैं WTO की, ये जो है वो आपकी अबू धाबी के अंदर हुई थी, और ये जो है वो 26 फरवरी से लेके 2 मार्च 2024 को ही हुई है। एंड नेक्स्ट जो है 14th,
ये आपकी कैमरून में होने वाली है, 2026 में ये एक्सपेक्टेड है। 19th चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस बीजिंग में कब हुई? ये एक टफ क्वेश्चन है, बट आपको इस क्वेश्चन से आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अगर उस तरह से इसको देखें तो पहला तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी कब बनी, तो ये पार्टी बनी है आपकी 1921 में। 19 तो आपसे पूछिए 2017 में, लेकिन जो 20th कॉन्फ्रेंस है वो कब हुई है? वो 2022 में बीजिंग में हुई है। एंड 21st जो है वो एक्सपेक्टेड है 2027 में। तो जो 20 वाली है 2022 की, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एंड भारत रत्न होल्डर, इनको जो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस है हायर टू लोअर उसमें अरेंज करना है। तो ये टेबल आप देख सकते हैं, ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर की हुई है, जिसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, देन वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, अपनी स्टेट के ही अंदर, देन फॉर्मर प्रेसिडेंट, देन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, जो बाद में प्लानिंग कमीशन क्या बन जाता है? नीति आयोग। तो ये स्टार्ट होगा आपका डी से स्टार्ट होता हुआ सिर्फ एक ऑप्शन है DEABC, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। बाकी सभी लिस्ट जो है आपके उसमें 14 हैं, ये आप देख सकते हैं। देन रशियन मार्क्सिस्ट थिंकर लेनिन डाइड इन, इजी क्वेश्चन, 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राम मनोहर लोहिया अपनी थ्योरी ऑफ हिस्ट्री जो है वो किस बुक में देते हैं? व्हील ऑफ हिस्ट्री बुक के अंदर देते हैं। ये कब पब्लिश होती है? 1955 में। अब ये बाकी जो बुक्स हैं ये आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ये भी हम देख लेते हैं कि जो इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन, ये आपकी 1789 की बुक है, 1789 की, जेरेमी बेंथम के द्वारा लिखी हुई है। लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस, ये सैंडल की है, माइकल सैंडल की, 1982 की बुक है। इरोस एंड सिविलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी 1955 की है, हर्बर्ट मार्क्यूज है। देन ये कुछ इंसिडेंट्स हैं, उनको ये से मैच करना है। फर्स्ट विजिट बाय अ इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू चाइना, सोवियत इंडियन ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, कई बार आ चुकी है, 1971। इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट सेकंड, 1998। और 26/11 का मुंबई का जो अटैक हुआ था वो कब हुआ था? 2008। तो बचा सिर्फ एक ऑप्शन ए का थर्ड। तो ये आप देख लीजिए, इसमें कोई भी एक अगर आपको पता होता तो आप इस, जैसे इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट सेकंड है 1998 में हुआ, सी का 4 देखिए, 2 में है, तो आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। देन हमने मैच किया बी का सेकंड, तो इससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अब 1998 में जो आपका ये सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, तो उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, एंड ये आपका पोखरण राजस्थान में हुआ, जिसमें हमने 5 डेटोनेशंस किए, जिसमें 3 तो हमने किए 11 मई को और 2 किए हमने 13 मई को, जो कि आज की तारीख है 13 मई। और ये इसका नाम था आपका ऑपरेशन शक्ति, सेकंड वाले का। अब फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कब हुआ था? ये भी पोखरण में हुआ था, ये 18 मई 1974 को हुआ था, 18 मई, जिस दिन आपका HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। उसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, उस समय इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी जी। और 1974 में स्माइलिंग बुद्धा को इंडिया जो है वो टेस्ट करता है, न्यूक्लियर टेस्ट, और इसी के एक साल बाद 1975 में बन जाता है क्या? NSG, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो ये भी आप याद रखें, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कब बनता है? 1975 में। देन मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, ये आपका जापान के अंदर 2013 में एडॉप्ट होता है और लागू होता है 2017 से। एजेंडा 21 भी NTA पूछ चुका है, तो ये कब? 1992 के अंदर जो अर्थ समिट हुई थी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, वहाँ इसको एडॉप्ट किया गया। ग्रीन पीस फाउंडेशन ये है आपका 1971 में, वैंकूवर जो जगह है कनाडा में, वहाँ इसकी शुरुआत होती है। तो होता क्या है कि अलास्का के अंदर एक एम चिटका करके एक आइलैंड है, वहाँ पे US क्या है अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला होता है, तो उसके प्रोटेस्ट में ये इसकी शुरुआत होती है। भोपाल केमिकल प्लांट डिजास्टर, इसकी एक बार गैस आपसे पूछी गई थी, कौन सी थी? वो मिक्स से आप यूज़ कर सकते हैं, याद कर सकते हैं उसको, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये आपका हुआ था 1984 में। 1984 में भोपाल के अंदर एक US बेस्ड कंपनी थी जिसका पेस्टिसाइड का प्लांट था, दैट इज़ UICL, जिसे हम यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं। एंड चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, ये USSR के अंदर हुआ था, प्रेजेंट डे में देखें तो वो यूक्रेन के अंदर है, ये आपका 1986 में हुआ था। इसका करेक्ट सीक्वेंस हो गया ऑप्शन 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैंग प्लैंक का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है? पहले तो ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? ये कॉन्सेप्ट आपका दिया था हेनरी फैयोल जी ने, ठीक है। अब ये है क्या? क्या ये ट्रेनिंग टूल है? नहीं। क्या ये बजटिंग सॉफ्टवेयर है? नहीं।
अकाउंटिंग एजेंसी भी नहीं है, ये एक लेवल जंपिंग ऑफ हायरार्की है। इसको समझते हैं कैसे। सपोज़ एक कंपनी है, उसके अंदर हैं ये CEO, देन इसके मैनेजर हैं, मैनेजर A एंड दिस इज़ मैनेजर B। 2 मैनेजर हो गए। ये इनका कम्युनिकेशन का हो गया हायरार्की के मैनेजर A CEO से बात करेगा, मैनेजर B CEO से बात करेगा। इनके अंडर एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे A1 आप कह लीजिए, यहाँ कह लीजिए A2। B के अंडर हैं B1 एंड B2। तो ये तो हायरार्की का डायग्राम है जो कंपनी के नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर इसमें विद प्रायर परमिशन A1 A2 का लिंक एस्टेब्लिश हो जाए, इनके बीच में कम्युनिकेशन, ये A2 B1, तो ये क्या है, लेवल जंपिंग ऑफ हायरार्की। वैसे तो A जो है वो मैनेजर को बोलेगा, वो CEO को बोलेगा, फिर वो मैनेजर B को बोलेगा, फिर वो इस तरह से आएगा B1 के पास और A2। बट उसको डायरेक्ट अगर कर दिया जाए विद प्रायर परमिशन, लेवल जंपिंग ऑफ हायरार्की, जिसको बोलते हैं गैंग प्लैंक। किसने दिया, हेनरी फेयोल। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी के पार्ट नहीं है। तो क्या लिबरल डेमोक्रेसी एक पार्टी सिस्टम पे हो सकती है, नहीं होगी, तो ये गलत। इसमें फॉर्मल लीगल रूल्स होते हैं, सही है। सिविल लिबर्टी एंड इंडिविजुअल राइट्स की गारंटी है, सही है। चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं। मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन पर स्टेट की मोनोपोली नहीं, तो A और E नहीं होगा, यही आपसे पूछा है, सेकंड इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक लॉ ऑफ पीपल। तो अगेन ये प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी है, 1999 में आई थी ये बुक आपकी एज अ बुक। शॉर्ट आर्टिकल 1993 में ही आ गया था, एंड ये आपकी जॉन रॉल्स की है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये बुक्स एंड ऑथर की जो जून और सितंबर के एग्ज़ाम थे 2024 के, उसमें जितनी भी बुक्स आई थी वो हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, ये भी आप देख सकते हैं। एंड ये हमने 6 जनवरी के एग्ज़ाम से जस्ट पहले अपलोड की थी, एंड सेट भी जो है वो 6 जनवरी के एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं, आप खुद देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। इसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हुआ था 1869 एंड 1866 में। NTA ने इसका राइट आंसर माना 1866। अब देखते हैं कैसे। 1861 के अंदर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पास होता है। देन 1866 के अंदर एक हाई कोर्ट की स्थापना की जाती है नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस के लिए, कहाँ पे, आगरा में। इसी हाई कोर्ट को रिलोकेट कर दिया जाता है इलाहाबाद में, इलाहाबाद जगह में, कब, जिसे हम आज प्रयागराज बोलते हैं, 1869 में। तो इस वजह से लोगों को कन्फ्यूजन हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट 1869, बट हाई कोर्ट तो वही था, सिर्फ उसका स्थानांतरण हुआ था, रिलोकेट हुई थी, लेकिन स्थापना तो 1866 में ही हो चुकी थी, 1866 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बिकम दी ओनली सेकेंड अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विन नॉन कंजिक्यूटिव टर्म्स। तो मतलब लगातार ना जीत के एक अंतराल के बाद जीतने वाले दूसरे ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये एक तो 45th प्रेसिडेंट बने थे 2017 में, और फिर अभी ये बने हैं 47th प्रेसिडेंट 2024 में। इनके बीच में कौन रहे, 46th कौन से थे, जो बाइडेन। इनसे पहले ऐसे कौन से थे प्रेसिडेंट, वो थे आपके ग्रोवर क्लीवलैंड, ये आप देख सकते हैं। ये आपके 22nd प्रेसिडेंट रहे और 24th प्रेसिडेंट रहे USA के 1985 में, 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। विनायक दामोदर दास सावरकर, VD सावरकर ने जो 1857 की क्रांति थी उसको इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, ये सही है। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति या टोटल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, ये भी सही है। BR अम्बेडकर वॉज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ सोशल जस्टिस की बात करते हैं, ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक एक मॉडरेट लीडर थे, ये गलत है। हमने देखा है लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और आपके ये बिपिन चंद्र पाल, ये कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, तो D आपका गलत है। एंड E रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग जो हाइपर नेशनलिज्म का आइडिया है वो ट्रू फ्रीडम के साथ क्या है, इनएलिएनेबल है, मतलब उससे अलग नहीं किया जा सकता, ये गलत है। रविंद्रनाथ टैगोर तो हाइपर नेशनलिज्म को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। D एंड E गलत हैं, तो आपके ABC सही हो गए, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया। एंड इनकी बुक है नेशनलिज्म, ये पब्लिश होती है 1917 में, ये बुक भी आपकी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर की बुक। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कॉन्करेंट लिस्ट का फीचर है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। एंड हम कभी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फीचर्स हैं अलग अलग कंट्रीज से, तो किस कंट्री से क्या फीचर लिया हुआ है वो हम देखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार्ल्स फर्स्ट इज़ फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द पिटिशन ऑफ राइट। तो ये घटना है आपकी 1628 की, एक टफ क्वेश्चन है। फॉकलैंड वॉर इज़ फॉट विद अर्जेंटीना, ये ब्रिटेन की लड़ाई हुई थी आपकी 1982 में।
किंग जॉन फर्स्ट वॉज फोर्स टू साइन मैग्ना कार्टा। इसमें ये मैग्ना कार्टा वाला इंपॉर्टेंट है, इसका ईयर है 1215 और इसको हम एक सिग्निफिकेंट स्टेप की तरह देखते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। मैग्ना कार्टा, इसका ईयर आपको याद होना चाहिए 1215। फिर बिल ऑफ राइट्स ब्रिटेन में ये आता है आपका 1689 में। होता क्या है, 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद बिल ऑफ राइट्स आता है ब्रिटेन में 1689 में। एक्ट ऑफ यूनियन जो यूनाइट करता है किंगडम ऑफ इंग्लैंड को और स्कॉटलैंड को, ये जब ग्रेट ब्रिटेन बनता है तो ये है बात 1707 की। तो इसका राइट आंसर है CADEB। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की जो इमरजेंसी पावर है, या नॉर्मल आप देखिए जो इमरजेंसी पावर है वो कहाँ से ली हैं, वो जर्मनी से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कुछ इनिशिएटिव और एस्टेब्लिशमेंट हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप देखिए UN रोलबैक मलेरिया इनिशिएटिव, ये 1998 में WHO, यूनिसेफ, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और वर्ल्ड बैंक, इन चारों ने मिलकर लॉन्च किया था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन जीनोम एंड ह्यूमन राइट्स, ये 1997 में। एंड ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, ये आपका 1988 में। इसमें कई सारी संस्थाएं थी, एक तो WHO थी, यूनिसेफ थी, एक थी आपकी CDC दैट इज सेंटर्स फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, एक था आपका बिल गेट्स, आपने नाम सुना हो तो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो ये चारों थे इसमें जिन्होंने इसको लॉन्च किया था मिलके। यूनिवर्सिटी ऑफ पीस की स्थापना UN ने की थी कोस्टा रिका में, कब, 1980 में। और UN फोरम ऑन फॉरेस्ट की शुरुआत हुई थी सन 2000 में, इन 2000 बाय इकोसॉक। इकोसॉक क्या है आपका, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसका राइट आंसर हो गया DCBAE थर्ड। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट के अंदर इसकी बात करता है आपका आर्टिकल 16, बाकी आर्टिकल्स भी आप देख सकते हैं। आर्टिकल 13 इज रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 19 आपका राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। इसके अंदर टोटल 6 राइट्स आते हैं, इनकी क्रोनोलॉजी भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें आप देखिए आर्टिकल 18, ये रिलेटेड है अबॉलिशन ऑफ टाइटल से। तो अब हम बात करते हैं जो राइट टू फ्रीडम के 6 आर्टिकल्स हैं उनकी। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका राइट टू एक्सप्रेस, देन राइट टू असेंबल पीसफुली, उसके बाद राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, फोर्थ आता है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फिफ्थ है टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, एंड सिक्स्थ इज टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। देन ह्यूमन कंडीशन बुक अगेन प्रीवियस ईयर में आ चुकी है, ये बुक आपकी 1958 के अंदर, और ये हना अरेंट की बुक है जिसके अंदर ये वीटा एक्टिवा और वीटा कंप्लेंटिवा की बात करती हैं, जिसमें वीटा एक्टिवा इज जो एक्टिव लाइफ, जो पॉलिटिकल एक्शन है, जिसे ये क्या बोलती हैं हना अरेंट, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, लेबर, वर्क एंड एक्शन। लेबर में आपके जो बेसिक नीड्स हैं सर्वाइवल की वो आती हैं, वर्क के अंदर आपका आर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, आर्किटेक्चर, ये सब, एंड एक्शन इज़ योर इंटरेक्शन विद अदर्स, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम, द क्रिएशन ऑफ अ शेयर्ड वर्ल्ड। सो दिस इज़ व्हाट पॉलिटिकल एक्शन इज़, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू हना अरेंट। तो ये वो बुक है जो इंपॉर्टेंट है 1958 की। देन हु कॉइन्ड द टर्म पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, तो अगेन ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है एंड हमने ये अपने टेलीग्राम चैनल में भी एक क्विज में डिस्कस किया हुआ है कि अर्ली लिबरलिज्म को CB मैकफर्सन कैसे कैरेक्टराइज करते हैं। तो पॉसेसिव लिबरलिज्म, इनकी एक बुक है 1962 में जो पब्लिश होती है, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म। सो हु कॉइन्ड द टर्म पॉसेसिव इंडिविजुअलिज्म, CB मैकफर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड प्रोविजंस इन द करेंट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो दिल्ली से रिलेटेड है आपका 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो आपका 1991 में आता है। देन कोऑपरेटिव सोसाइटी का 2011 के अंदर आता है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड प्राइवी पर्सेस को अबॉलिश करता है आपका जो 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो आपका 1971 में आता है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, 2023 का ही है ये, सबसे रिसेंट है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आप देखिए जो इसमें क्या है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो सबसे लास्ट में तो ई वाला, ये डी वाला ही आना चाहिए, तो डी वाले सिर्फ 2 ऑप्शन में आ रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। तो इसमें देखिए सी के बाद क्या है, ए या ई,
ई में क्या है, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर में वो 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते किसी भी लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये कब आया, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय सन 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इसकी बात करता है। ये भी पहले भी पूछा जा चुका है एंड इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसका करेक्ट सीक्वेंस बनता है CAEBD। जो MC राजा थे मद्रास के, वो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे किसके, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के, जिसकी शुरुआत तो की थी अंबेडकर ने, लेकिन बाद में इसको लेफ्ट कर देते हैं और फिर ज्वाइन करते हैं MC राजा, जो इसके फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं। ऑल आसाम, ये जो है ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन, ये 1967 में बनती है एंड मेजरली आप देखें तो 1979 से लेके 85 तक जो इलीगल इमिग्रेशन हुआ था बांग्लादेश से, उसके अगेंस्ट इसका मेजर रोल रहा। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस आपकी 1885 में AO ह्यूम के द्वारा, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं WC बैनर्जी। एंड ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शुरुआत आपकी 1851 में हुई, सर राजनारायण बोस और शरद चंद्र मुखर्जी इसकी शुरुआत करते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कब लॉन्च किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तो ये 1922 में किया था। देन आपका जो स्टेट रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम कम्युनिटीज़ को, वो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के थ्रू दिया गया। देन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, पहले सबसे ज़्यादा किस स्टेट से सीट हैं एंड देन लास्ट में सबसे कम किस स्टेट में सीट है। तो आप देखिए राज्यसभा के अंदर सबसे ज़्यादा सीट किसकी है, हाईएस्ट अगर पूछा जाए, इन ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, जनरल पूछा रहे हैं, तो यूपी की है। यूपी की, उत्तर प्रदेश की कितनी है, 31। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जो ऑप्शन है उनमें देखिए, कर्नाटका में है 12, आसाम में है 7, तमिलनाडु में है 18, केरला में है 9, बिहार में है 16। करेक्ट आंसर हो गया CADB। नेक्स्ट है आपका सिविल डिसोबीडियंस किसने लिखा है, तो ये जो बुक या आर्टिकल है ये 1849 में हेनरी डेविड थ्यूरो ने लिखी है, जिसमें ये अमेरिकन सोशल इंस्टीट्यूशंस और पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मोस्ट प्रोमिनेंटली जो स्लेवरी है या जो मैक्सिकन अमेरिकन वॉर है उसको ये क्रिटिसाइज़ करते हैं सिविल डिसोबीडियंस के अंदर, हेनरी डेविड थ्यूरो। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2014 में कितनी सीटें जीतती है, तो 44 सीट जीती है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की आपसे पूछ ली जाए 2019 और 2024 की सीट, तो 2019 में ये जीतते हैं 52 सीट एंड 2024 में ये 99 सीट। 2024 में अगर पूछ लिया जाए बीजेपी, क्योंकि इनको अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं मिली, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रूलिंग पार्टी हैं, तो इनको 2024 में 240, 24 में 240 आप देख सकते हैं। अब ये कुछ इवेंट हैं इंटरनेशनल, इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। फिडेल कैस्ट्रो जो हैं वो क्यूबा में आते हैं, तो ये देखिए आपके बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, रहते हैं ये 1976 तक और उसके बाद 2008 तक प्रेसिडेंट रहते हैं। ये इतने लंबे समय तक क्यूबा में रहते हैं और ये इस तो पावर में आते हैं ये 1959 में। जॉन एफ कैनेडी जो है वो 35th प्रेसिडेंट बनते हैं 1961 में। जो 63 में इनका 1963 में क्या होता है, असैसिनेशन हो जाता है। तो आप देखिए ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है उससे रिलेट कर रहे हैं। तो इसको हम कभी आगे वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं ऑप्शंस को। पॉप जॉन 23 इम्प्लोड द क्रेमलिन नॉट टू स्टार्ट अ न्यूक्लियर वॉर, तो ये आपके हैं 1962 में ये मैसेज देते हैं। एंड अमेरिका का जो U2 है उसको शॉट डाउन कर देते हैं क्यूबा के ऊपर रशिया द्वारा। ये जो बात है जो भी हमने पहला देखा कि जो क्रेमलिन को बोलते हैं कि न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट ना करें पॉप जॉन, ये बात है 25 अक्टूबर की। फिर 2 दिन बाद 27 अक्टूबर को क्या होता है, US का प्लेन गिरा दिया जाता है क्यूबा के ऊपर USSR के द्वारा। और फिर आपका जो सोवियत लीडर थे निकिता क्रुश्चेव, वो अनाउंस करते हैं कि ही हैज़ एग्री टू रिमूव, कि वो क्यूबा से सोवियत की मिसाइल्स को हटा लेंगे। कब, 28 अक्टूबर को। तो आप देख रहे हैं कि इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में सिर्फ ईयर ही नहीं एग्जैक्ट डेट भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ABCDE इज़ द राइट आंसर। आर्यनिज्म, ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म को अपोज किसने किया, किसने क्रिटिसाइज़ किया, तो इसका राइट आंसर है EV रामास्वामी नायकर। जब आप देखेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, आप पढ़ेंगे दयानंद सरस्वती, स्वामी कृपात्री, बाल गंगाधर तिलक वगैरह, ये सब जब आप देखेंगे, ये आप इंडियन पॉलिटी में देखेंगे, तो आप इजीली जब ये किस बारे में बात करते हैं, क्या इनके विचार रहे हैं, इनकी राइटिंग्स क्या रखी हैं, तो आप इन ऑप्शन को इजीली देख सकते हैं कि ऐसा कौन है जिसने इन तीनों को अपोज किया, तो वो हैं EV रामास्वामी नायकर।
एंड इंसरेटेड प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चंस आए हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है आपकी, उससे क्या क्या फीचर्स हैं? तो ये एक तो प्रैक्टिकल फॉर्म है डेमोक्रेसी की, लार्ज कंट्रीज़ के लिए सही, आप इंडिया में भी देख सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। ये गवर्नमेंट और गवर्नड के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करती है। जो हमारे एमपी हैं वो क्या हैं? वो सरकार और हमारे बीच में लिंक हैं। जो डिस्टिंक्शन करती है गवर्नमेंट और पीपल में नहीं, अभी तो हमने बोला लिंक करती है, तो डिस्टिंग्विश क्यों करेगी? क्लासलेस सोसाइटी की बात भी नहीं करती है। इसमें मोस्ट कॉमन जो मॉडर्न मैनिफेस्टेशन है वो है रेफरेंडम, तो ये भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में नहीं होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर होता है। तो सी डी ई गलत है, करेक्ट पूछा है, ए बी क्या हो गया? करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टेट हैं, कब बने ये? तो इनको अरेंज करना है। तो मणिपुर जो है वो यूटी तो 1956 में बन जाता है, बट फुल फ्लेज्ड स्टेट बनता है 1972 में। सिक्किम आपका 1975 में। तेलंगाना 2014 में। अब आप देखिए, बाकी आप ना भी पता हो तो तेलंगाना आप देख रहे हैं सबसे लेटेस्ट है 2014 में। इसके बाद तो कोई नया स्टेट, हाँ अभी रिसेंटली ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का हुआ है, इनको यूटी बनाया गया है। लेकिन तेलंगाना वाला सबको याद होगा 2014 में। तो इसमें क्या है, सी जो है वो लास्ट में आना चाहिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन में। इससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। झारखंड आपका सन 2000 में, एंड अरुणाचल प्रदेश यूटी बनता था 1972 में, लेकिन स्टेट पूरा बनता है 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन। ये बुक ये लिखी है मैक्स वेबर ने, कब? 1920 में, 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मिलिट्री स्पेंडर कंट्रीज़ हैं, तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कौन सी थी? उनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, पहले कम खर्चा है, लास्ट में सबसे ज़्यादा खर्च कौन कर रहा है, ठीक है, सिप्री के अकॉर्डिंग। तो ये इसमें आप देखें तो सबसे ज़्यादा तो करता है यूएस, तो लास्ट में सी आना चाहिए, दो ऑप्शन में आ रहा है, तो इससे क्या हुआ, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। और इसमें सबसे फर्स्ट पे है यूएस, सेकंड पे है चाइना, थर्ड पे है रशिया। 2023 की बात हो रही है ये। और देन आपका यूक्रेन, और फिर सबसे कम साउथ कोरिया। तो ये इसका आंसर है। लेकिन अगर 2024 की बात करें तो अभी हमने रिसेंट अपने टेलीग्राम चैनल में भी ये इमेज शेयर की हुई है 29 अप्रैल को। आप देखिए 2024 की रिपोर्ट आई है सिप्री में, जिसमें इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे है। अगर पूछ लें फर्स्ट पे कौन है, यूएस, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे रशिया, फोर्थ पे जर्मनी एंड फिफ्थ पे है इंडिया। आपके ये कुछ न्यूक्लियर टेस्ट हैं, इनको मैच किया गया है। यूएसए 1945 में करता है, यूएसएसआर 49 में करता है, ये भी सही है। और इंडिया 74 में करता है पहला, हमने देखा, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय। लेकिन फ्रांस 65 में नहीं करता है, फ्रांस जो है वो करता है 1960 में। कहाँ करता है? अल्जीरिया के अंदर। अल्जीरिया कहाँ है? ये अल्जीरिया क्या है, फ्रांस की कॉलोनी रही है उस टाइम पे 1960 में। तो आप देख रहे हैं अपने देश में ना करके दूसरी जगह कर रहे हैं ये लोग, वेस्टर्न वाले। एंड हम जब करते हैं तो उसको अपोज करते हैं, हम जबकि अपने ही देश में करते हैं। 74 में किया, फिर 1998 में किया। और चाइना ने कब किया? 74 में नहीं, 62 की युद्ध के बाद 1964 में इसने किया था। और ये जिनजियांग जो जगह है नॉर्थ वेस्ट चाइना में, वहाँ पे लोपनूर साइट है, वहाँ पे किया था। तो सी और डी जो हैं वो रॉन्ग हैं, और यही आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये इसका आंसर हो गया। अब है आपका पैसेज। जेम्स मैडिसन गेव एलोक्वेंट एक्सप्रेशन टू द अर्जेंट नीड फॉर पॉपुलर इंफॉर्मेशन इन अ डेमोक्रेसी एंड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल के समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर था वो बेसिकली इनवर्ड लुकिंग था, पीपल अवॉइडिंग था और सीक्रेट प्रैक्टिसिंग थी। फिर क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एज अ प्रोडक्ट ऑफ बोथ इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर, दोनों का ही प्रोडक्ट है। अब पॉपुलर प्रेशर के अंदर और कंटेम्प्रेरी जो डेमोक्रेटाइजेशन के जो मूवमेंट चल रहे थे पूरी दुनिया में, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही थी गवर्नमेंटल ऑपरेशंस के अंदर, ये एक ट्रेंड बन जाता है रिसेंट टाइम्स में। अब आरटीआई के जो लॉज हैं ये इनेक्ट होते हैं कई कंट्रीज़ में। सबसे पहले आप देखिए स्वीडन अडॉप्ट करता है फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट 1766 में, यूएस पास करता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966 में, और फ्रांस के अंदर जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन और अकाउंटेबिलिटी है पब्लिक सर्वेंट की, वो इंटीग्रल पार्ट बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का। और फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ जापान में 2001 में आता है, और जर्मनी के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट है वो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ 2005 में। आप देखिए हर गवर्नमेंट का ईयर मैच किया हुआ है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर भी रख सकते हैं। देखिए डिफरेंट कंट्रीज़ में ये इसको कंपेयर किया जा रहा है।
लेकिन अगर आप वैसे देखें आरटीआई की बात हो रही है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की, तो आप यूनिट 10 गवर्नेंस में भी रख सकते हैं। तो इस वजह से आप देखते हैं कि किसी वीडियो में आपको मिलता है कि इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आए और उसी एग्ज़ाम में उसी शिफ्ट में दूसरे चैनल पर आप देख रहे हैं कि कम क्वेश्चन है या ज़्यादा क्वेश्चन है, तो वो इसी वजह से अंतर जो है वो पड़ जाता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी यूनिट्स होती हैं जैसे स्पेशली पॉलिटिकल थ्योरी एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में क्वेश्चन आते हैं, आप किसी भी यूनिट में कभी उन्हें कोई टीचर किसी यूनिट में रख देता है, कोई किस में, तो इस वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री मेड द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमने देखा इंटीग्रल पार्ट कौन सी, फ्रांस, तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच कंट्री अडॉप्टेड द प्रोविजन रिलेटेड टू प्रेस इंफॉर्मेशन, सबसे पहले स्वीडन 1766, तो ये इसका आंसर हो गया। जर्मनी में बुंडेसलैंडर किसको बोलते हैं, तो ये देखिए बुंडेसलैंडर क्या है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बोलते हैं, ये रहा। तो आरसी के तो सारे आंसर बहुत ईजी हैं, ये जो 2 आरसी आते हैं पेपर 2 में, ये फ्री के 10 क्वेश्चन हैं, 20 नंबर हो गए। तो इसको आप बहुत सावधानी से पढ़ें एंड सभी क्वेश्चंस को ढंग से देखें। इंडिया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पास करता है, आप देखिए जर्मनी 2005 में, और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 2005 राइट टू आरटीआई वाज पास्ड इन इंडिया, सो 2005 सेकंड इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज पर द पैसेज इन विच केस Supreme Court of India observed that right to information is implied in the right to freedom of speech। तो यही हमने देखा उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण केस, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ है आरसी, इसमें क्या है, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनकी बात की गई है, ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ कुमारप्पा कमेटी। तो अब ये जो कुमारप्पा कमेटी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है आने वाले एग्जाम्स के लिए कि ये किससे रिलेटेड है। तो कुमारप्पा कमेटी इज रिलेटेड टू पोस्ट इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स। ये कमेटी क्या गाइडिंग प्रिंसिपल देती है कि एलिमिनेशन होना चाहिए ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड गिविंग द लैंड टू टिलर। और बिहार प्रदेश किसान सभा BKPS की शुरुआत होती है 1929 में, ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट हो गया आपका। और फिर ये एक नेशनल प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर लेती है 1936 तक एज अ ऑल इंडिया किसान सभा। और स्वामी जो सहजानंद सरस्वती हैं वो डोमिनेट करते हैं इस प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन को और फॉरमोस्ट किसान लीडर बन के उभरते हैं। और इसको जो BKPS है, जैसे बिहार प्रदेश किसान सभा है, इसको हेड करते हैं 1935 में। और कांग्रेस मिनिस्ट्री जो है उसका फॉर्मेशन होता है बिहार में 1937 में। वो इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करती है, जो शोडाउन का प्रोसेस है बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन। जमींदार्स ऑफर्ड देयर हेल्प एंड कोऑपरेशन इन पासिंग टेनेंसी लॉ टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ टेनेंट्स। फिर पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में बिहार को मिला के कांग्रेस का हम इमरजेंस देखते हैं एज अ डोमिनेंट पार्टी इन द पॉलिटिकल सिस्टम। और 1952 इलेक्शंस में स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, किस स्टेट की बात हो रही है, बिहार के अंदर, तो मेन अपोजिशन पार्टी कौन सी थी, झारखंड पार्टी, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट कंसिक्वेंसेस थे, परिणाम जो थे 1952 के जनरल इलेक्शंस के बिहार में थे, 2 रीजनल पार्टी निकल के आती हैं वहाँ से, एक झारखंड पार्टी और दूसरी जनता पार्टी। जनता पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1950 में, राजा कामाख्या नारायण सिंह ने इसकी शुरुआत करी, जिसका मेन एम था टू बिल्ड अ ट्रेडिशनल अपोजिशन कांग्रेस के अपोजिशन में। और इसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था वो कन्फाइंड था मेनली साउथ बिहार में। और फिर 1967 तक 1967 तक बिहार में जो है 1 पार्टी डोमिनेंस सिस्टम रहता है, जिसे कांग्रेस सिस्टम भी बोला है रजनी कोठारी ने। ये क्वेश्चन भी NTA पूछ चुका है कि कांग्रेस सिस्टम किसने, 1 पार्टी सिस्टम का कॉन्सेप्ट की कौन बात करता है, रजनी कोठारी। 67 से लेकर 69 तक इलेक्शन जो है वो बहुत फ्रैक्शनलाइज मल्टी पार्टी सिस्टम देखा, और जो डिक्लाइन हो जाता है फिर कांग्रेस की इलेक्टोरल स्ट्रेंथ का, जिससे सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट को फ़ायदा होता है और दूसरी तरफ जनसंघ को फ़ायदा होता है। तो हम देखिए मेन अपोजिशन पार्टी कौन सी थी बिहार लेजिस्लेचर के अंदर, झारखंड पार्टी। बिहार प्रदेश किसान सभा को 1935 में कौन हेड करता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट सीधे सीधे पैसेज में दिए हुए होते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ जनता पार्टी वॉज कन्फाइंड मेनली इन, आपने यहाँ देखा, इट्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कन्फाइंड मेनली इन साउथ बिहार, 4th इज द
राइट आंसर। तो 148 का क्या हो गया, 148 का हो गया आपका राइट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनता पार्टी कब बनी? तो आपने देखा जनता पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1950, तो ये इसका हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस सिस्टम को वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम किसने कॉन्सेप्चुलाइज किया? रजनी कोठारी। तो इस तरह से हमने पूरे 100 क्वेश्चन जो थे आपके 6 जनवरी वाले एग्ज़ाम के वो डिस्कस किए। आगे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किए। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो सीरीज़ है उसको आप ज़रूर देखिए, जिसमें हमने SCO, आसियान, बिम्स्टेक एंड सार्क को डिस्कस किया है। एंड आगे हम उसमें ब्रिक्स को डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो आपका HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है उससे पहले जो प्रीवियस जो 2020 वाला एग्ज़ाम था उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड जो भी आपका सजेशन है नेक्स्ट वीडियो के लिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।